हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज करेंगे हम न्यू टॉपिक स्टार्ट, जो क्या है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इससे पहले हमने क्या किया है, पहले हमने डिफरेंशिएशन किया था, फिर डेरिवेटिव्स किया था, अब उसकी एप्लीकेशन। और ज़्यादातर जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से ही आते हैं। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट बन जाता है टॉपिक हमारे पास, इसमें से 1-2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पक्का आएगा ही, इतना आप मान के चलो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें से अब जो जो इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें, तो वो मैं आपको करवा देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आती हैं, तो इसलिए मैंने किया हुआ है। तो सारा कुछ इसमें क्या है, फार्मूला रिगार्डिंग या कुछ थ्योरम्स हैं, तो सारा याद ही रखना है। तो इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं करवा रहा है, जो भी सीधा करवा रहा हूँ, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी, क्योंकि एग्ज़ाम अब मुझे लगता है कि आई थिंक हो ही जाएगा, नेक्स्ट मंथ शायद एग्ज़ाम हो जाए। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस का ज़्यादा टाइम मिले, जितनी जल्दी सिलेबस ख़त्म होगा। तो इसलिए अभी मैं फिर इससे जल्दी होता है। तो क्या है हमारे पास अभी दिया हुआ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर जो है ना, अगर एग्ज़ाम की आपकी बात करें मास्टर कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देख लो, इसका बस फार्मूला याद रखने वाला है, तो वो देख लो फार्मूला क्या है। कह रहा है डेफिनेशन क्या है, इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कह रहा है कि इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ मीन्स कि हमने डिफ्रेंशिएशन करनी है फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो डी एफ अपॉन में डी एक्स आ गया हमारे पास। तो ये क्या होगा, इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अब इसको लिखते हैं कैसे, तो एफ डैश एक्स मीन्स की फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 डैश आ गया, अगर 2 बार करेंगे तो 2 डैश आती है, ठीक है ना। वही होता है हमारे पास सारा फार्मूला। क्या है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन का फार्मूला ही नहीं है। ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला कौन सा है, राइट हैंड लिमिट का है। अगर हम यहाँ पे ए माइनस एच कर देते तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन हो जाना था, अगर ये राइट हैंड डिफरेंशिएशन है तो ए प्लस एच हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ को क्या कहते हैं, रेट ऑफ मेजर। अब इसमें क्या है, ए प्लस एच का मतलब कि इसमें जो लिटिल बिट चेंज हुआ होगा, एच को मान लेना है हमने उसको, जो क्या होता है हमारे पास निग्लिजिबल होता है, तो वो हमने ऐड कर दिया। इसमें जो आंसर आया उसमें से हमने जो सही है उसका हमने किया कि गलत जो हमारे पास था उसको माइनस कर देगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड आज, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एरर शो कर देगा हमारे पास कि इतना एरर उसका है, ठीक है। तो जो रेट ऑफ चेंज हमने मेजर किया जो, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास कि एरर जो अप्रोक्सीमेशन क्या होती है हमारे पास, तो सेम चीज़ है ये भी। इसमें बस हमने क्या किया है, डेल्टा एक्स लेंगे जो हमारे पास एरर होगा। तो क्या है, सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन लिया हमने, तो अप्रोक्सीमेशन क्या आता है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड मीन्स कि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड भी आगे करवाऊंगा। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है हमारे पास, तो वही हमने यूज़ किया है, तो जहाँ भी आप याद रख सकते हो। तो एफ ऑफ ए हमारे पास क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल मीन्स कि 1 डैश है, तो इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो एफ ऑफ डैश है हमारे पास जो लिमिट, अब क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स, जहाँ पे एच था, क्योंकि हमने नीचे लिखा था एच हमने माना था कोई भी ऐसे निग्लिजिबल वैल्यू जैसे एप्सिलॉन होती है। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स रखा है, तो ए प्लस डेल्टा एक्स आ गया माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में डेल्टा एक्स। तो देखो फार्मूला सेम ही चल रहा है, बस उसने चेंज किया हुआ है। बाकी एग्जाम में आपको जहाँ पे कुछ भी आ सकता है, तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा। वैसे मास्टर कैडर में सिलेबस में नहीं दिया हुआ ये, और ना ही आया है कभी, तो ना भी याद करो ठीक है, लेकिन फार्मूला फिर भी आप याद कर देना अगर करना पड़ गया कल को, तो ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब इसी को कह रहे हैं कि इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, बाकी नोट्स में आप मिल जाएगा, तो इसको देख लेना, करना होगा, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एरर फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेशन, एफ वाई इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स, वाई हमारे पास इक्वल टू फंक्शन क्या होता है, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स इक्वल टू किसके होता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स। जो कह रहे हैं कि उसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, वही जो की ना उसको अप्रोच करवा देंगे विद डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो से तो वो क्या बन जाता है, हमारा एरर निकल जाता है, ठीक है। तो आइए समझ में आ गई होगी, बाकी फार्मूला याद रखो बस इसका। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, तो वो क्या है, पॉइंट जो याद रखने वाले हैं, कह रहे कि डेल्टा एक्स इज नाउन एज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट में एरर होता है कि जो करेक्ट होता है, जो हमारे पास पॉइंट्स में नहीं होता। एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे 1 2 कुछ भी ले लो तो एब्सोल्यूट है, अगर 1.1 आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो वो एब्सोल्यूट नहीं होती, हमारे पास रिलेटिव मेजर में चला जाता है। तो एब्सोल्यूट मेजर है जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आएगा, वो हमारे पास वो क्या होता है, डेल्टा एक्स इज नाउन एज एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। अब डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दिया एक्स से, तो वो क्या बन गया हमारे पास, रिलेटिव एरर हो गया। अगर मल्टीप्लाई 100 से कर दिया तो वो क्या हो गया, परसेंटेज एरर हो गया, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है बस आपने। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखनी है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वो ये है हमारे पास टेंजेंट और नॉर्मल, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप मान लो कि 2-2 मार्क्स के हर बार क्वेश्चन आए हुए हैं,
ठीक है। और इसका यूज़ यहीं नहीं होता, इसका 3D ज्योमेट्री में भी यूज़ हुआ है, स्ट्रेट लाइन में भी यूज़ हुआ है, टेंजेंट नॉर्मल आपने वहाँ भी देखे होंगे। तो वही चीज़ है, फार्मूला सेम ही है, तो इसलिए वहाँ किया जहाँ किया सेम बात है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है वहाँ से, तो इसलिए इसको ध्यान से रखना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसका जो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल होता है, आपको पता है। तो टेंजेंट आ गया तो उसका परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा। तो टेंजेंट क्या कह रहा है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ डेरिवेशन पी एक्स वाई, मीन्स का अब डेरिवेशन की फॉर्म में हमने करना है ना टेंजेंट। तो क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, फर्स्ट डेरिवेशन। अगर कोई भी फंक्शन है उसका हम फर्स्ट टाइम डेरिवेशन कर दे तो वो क्या बन जाता है, उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाता है। ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है किसी चीज़ का, तो क्या कर दो, उसकी डेरिवेशन कर दो वन टाइम। तो वन टाइम डेरिवेशन उसकी क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। वही उसने दिया हुआ है, क्या कह रहा है हमारे पास, द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ अ कर्व हमारे पास कोई दिया है, मान लो उसने दे दिया है तो पॉइंट पी पे। अब फंक्शन कुछ था, उसकी फर्स्ट टाइम डेरिवेशन कर दिया हमने। अब डेरिवेशन क्या किया, जो हमारे पास x1 है उसने कोई पॉइंट लाई कर दिया, तो dy अपॉन डी एक्स किया, मैं इसकी फर्स्ट टाइम डेरिवेशन की। उसके बाद पॉइंट हमारे पास गिवन हो गए, तो उस पॉइंट को इसमें लाई कर देना, मीन इसकी डेरिवेशन करने के बाद मान लो हमारे पास आंसर आ गया x+2। अब एक्स वाई, मान लो x+y आ गया आंसर। अब एक्स वाई की वैल्यू दी है हमारे पास 1 x की और y की 2, तो 1+2 कितना हो गया 3। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा हमारे पास जो भी होगा। ठीक है। तो पॉइंट गिवन दिए होंगे, हम फर्स्ट टाइम डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद टेंजेंट में वो पॉइंट लाई करवा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, वहाँ से इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। तो आइए अब समझ में आ गया होगा। अब जे हमारे पास क्या था, अभी तक स्लोप ऑफ टेंजेंट था, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होता है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, जो हमारे पास बोला था मैंने, वन लाइन जो होती है हमारे पास वो टेंजेंट बनाती है। तो y-y1 उसका इधर क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फार्मूला, और x-x1। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैंने वहाँ बताया था m भी बोलते हैं, तो जो m है ना वही हमारे पास है y-y1 m x-x1। तो जो फार्मूला हमने किया भी था वन लाइन हमारे पास जहाँ पे दिया हुआ था स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए, तो जो स्ट्रेट लाइन में भी किया हुआ, आई होप आपको रिमाइंड हो गया होगा वहाँ से। तो देख लो वो सेम चीज़ कनेक्टेड हो रही है। अब इसमें आगे क्या है, नॉर्मल के लिए मैंने कहा उसका रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है। अगर इस तरह से पैराबोला की बात करें, जो हमारे पास टेंजेंट जा रहा है, तो जहाँ से जो परपेंडिकुलर खींचेंगे वो क्या हो जाता है, हमारे पास नॉर्मल हो जाता है उसका। तो अब सेम रहेगा, जहाँ से y-y1 सेम रहा, x-x1 सेम रहा। ठीक है। चेंज क्या होगा, जहाँ पे dy अपॉन डी एक्स था, तो इसको जहाँ रेसिप्रोकल करना है तो -1 अपॉन में dy अपॉन डी एक्स हो गया, या इसको क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन में dy, इस तरह भी लिख सकते हो। आप क्या करो, बस m की वैल्यू निकालो, जो भी होगी तो हमारे पास वही लिखते थे ना, -1 अपॉन m कर देते थे, क्योंकि कोई चीज़ अगर परपेंडिकुलर है, तो मैंने स्ट्रेट लाइन में आपको बताया था कि m1 और m2 ये दोनों इज इक्वल टू क्या आ जाते हैं, 1 आ जाते हैं, 1 आ जाते हैं। माइनस में करना जो भी करना आपने, तो जहाँ से m1 की वैल्यू इधर रेसिप्रोकल हो गया, m2 की करनी है तो m1 को रेसिप्रोकल कर दिया, तो इस तरह से दोनों की वैल्यू निकल जाती है हमारे पास। तो ये सारा था, ये किसके लिए है हमारे पास, अभी तक हमने किया टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है। तो आइए अब समझ में आ गया, टेंजेंट और नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया आपको। इसके बाद नेक्स्ट जो करने वाला है हमारे पास, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वही करेंगे, बाकी ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं। अभी क्या था, पहले हमारे पास पॉइंट था इंटरनल, मान लो हमारे पास पैराबोला के लिए करें, तो ये इस तरह से, अगर ये हमारे पास टेंजेंट गई तो ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन पे जा रही हो, परपेंडिकुलर था, ये इसका नॉर्मल हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से किसी भी डायग्राम के लिए हो सकता है। बाकी प्लेइंग विद ग्राफ मैंने आपको डायग्राम डिटेल में समझाया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है। तो उसका यूज़ होगा, इसलिए मैंने कहा था कि वो देख लेना, ओपन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी उसकी प्लेलिस्ट आपको, तो डिस्क्रिप्शन में भी आई होप होगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल वो किया था हमने, तो वो क्या कहता है, इंटरनल पॉइंट में इसकी जो पॉइंट आ रहा था, जहाँ अंदर कहीं आ रहा है या इसके ऊपर का था। अब कह रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, तो मान लो हमारे पास जहाँ से पॉइंट लाई हो रहा था टेंजेंट बना, अब जहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट है कोई, वहाँ से एक लाइन गई, वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है इस तरह से। ठीक है। तो जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है, वैसे ये भी आपको बता दूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे पास इंटरनल पॉइंट है ना, हर बार वहीं से क्वेश्चन आए हैं, दो क्वेश्चन आए हैं, दो बार हर बार वहीं से आए हैं। ठीक है। बाकी फिर भी बताना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस में आ सकता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से क्या हो जाता है, अब ये हमारे पास सीधा हमारे पास है, जो 2 लाइन्स थी ना, 2 पॉइंट ऑफ एक स्ट्रेट लाइन में किया था 2 पॉइंट का, y-y1 इक्वल टू m(x-x1), यही किया ना। अब जहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जानी थी हमारे पास, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है ना। तो जो हमारे पास जो y2 वाला पॉइंट आया ना, वो हमारे पास है एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट्स में से हमने जो सेकंड पॉइंट आया उसमें से 1 पॉइंट माइनस करना है m के लिए, बाकी सारा फार्मूला सेम ही रहना है। ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको।
तो यही हमारे पास किया हुआ है, वाई माइनस बी की जगह उन्होंने पॉइंट y1 की जगह b लिख दिया। अब जहाँ भी फिर वही होना था x2 माइनस x1, तो x1 की जगह क्या आ गया b, जहाँ पे h माइनस ए था x माइनस ए। ठीक है, इसको अलग वे में लिखा हुआ, बाकी चीज़ वही है मैंने जो आपको पहले अभी बताई लिख के। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे मैंने बताया। अब ये इंपॉर्टेंट आगे एंगल बिटवीन टू कर्व, कर्व के बीच में अगर एंगल मान लो जी हमारे पास, देखो जहाँ पे दिया हुआ एक ऐसे करके एंगल बना हुआ और एक ऐसे करके एंगल बना हुआ, इसके बीच में से एक लाइन गई ये। अब ये कह रहा है एंगल बिटवीन टू कर्व में, इसकी जहाँ भी एंगल बना रहा है और जहाँ भी एंगल बना रहा है, तो जो एंगल बन रहा है दो कर्व के बीच में वो कह रहा है कि एंगल क्या होगा। तो ठीक है, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये सारा पढ़ लेना, नोट्स में मिल जाएगा। ये फार्मूला याद रखो, मेन जो याद रखने वाला, और सेम फार्मूला देखो, कोई डिफरेंस नहीं है। tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और m2 माइनस m1 मैं आई थिंक मैंने वहाँ करवाया था, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये किस में है, मॉडुलस में है, तो माइनस प्लस का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो आगे पीछे भी कर लो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है ना, तो सेम फार्मूला वहाँ पे, तो वही अब सेम रिपीटेड होंगी चीज़ें, तो अगर आपने वो ध्यान से की होंगी तो आपको रिमाइंड हो जाएगी और आपको आसान भी लगेगा। स्ट्रेट लाइन में वही है, 3D ज्योमेट्री में यही है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यही आएगा, और जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन में चाहिए। तो देखो 4 टॉपिक में सेम फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये आपको समझ कब आएगी, प्रैक्टिस के साथ। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, इसलिए मैं कई चीज़ों के आपको क्या दे रहा हूँ, वो चीज़ें सॉरी MCQ नहीं मिल रहे। ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या किया, कई चीज़ें है ना, तो वहाँ पे क्या था M है, तो M वाले मैंने आपको वहाँ MCQ कितने करवाए। ठीक है ना, तो वहाँ पे आई थिंक 100 से ऊपर थे, इसलिए 100 से ऊपर थे क्योंकि इसमें सारे मिक्स थे, टॉपिक एक से ज़्यादा के MCQ थे। तो उधर आपने देखा होगा, अगर वो आपने MCQ कर लिया और ये MCQ कर लिया तो सेम ही बात है। तो इसलिए आई होप, मुझे लगता है कि इसके MCQ नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वहाँ पे आपको कवर करवा दिया हुआ मैंने। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है MCQ लेकर, तो वो आप, मैंने जैसे बोला कि एक बार रिवीजन होगी फिर से, तो तब आप मुझसे सेंड करके कुछ भी करवा सकते हो, टाइम दूंगा थोड़ा सा आपको, उसके बीच में आप जितना मर्जी कर सकते हो, मुझसे कंफर्म कर सकते हो। अगर आपने अलग से किया होगा बैच ज्वाइन, आपको पता है अलग बैच की अलग कंडीशन थी, तो उसके हिसाब से अब समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास ये सारी वही थ्योरी दी है, इसका मतलब नहीं। अब ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैंने अब तो को बताया था कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर। तो ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर, तो उसका फार्मूला ये मैंने बताया था, m1 m2 इक्वल टू -1, जहाँ से m1 वो हो गया, m2 करेंगे तो परपेंडिकुलर जाता है, तो 1 में, अब m2 की जगह क्या आ गया, dy अपॉन dx, 1 में dy अपॉन dx आ जाना था, और माइनस के साथ। तो इस तरह से हमारे पास आया था, ये भी आपने किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास है टेंजेंट, सॉरी लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल है, सब नॉर्मल। अब ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जेई और आईआईटी के लेवल का है, जहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हुआ और ना ही आपके सिलेबस में सब टेंजेंट या सब नॉर्मल की बात की हुई है। ठीक है, अगर आपने याद करना होगा तो जो फार्मूले याद कर लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दूंगा। इसके बाद है शॉर्टेज डिस्टेंस, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व हमारे पास कह रहा है, नॉन इंटरसेक्टिंग डिफरेंशिएबल कर्व इज ऑलवेज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। तो ये लाइन आपने सीधी सीधी याद ही करनी है। ठीक है ना, एक स्टेटमेंट की तरह है, थ्योरम की जरा इसको याद कर लो कि क्या होता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग डिफरेंशिएबल कर्व इज ऑलवेज अलोंग देयर सॉरी कॉमन नॉर्मल। ठीक है, अब देखो जहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से। कह रहा है शॉर्टेज डिस्टेंस ना, मान लो ये दो लाइन है। अब नॉर्मल क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट से, मान लो ये एक कर्व है और एक जे कर्व है, तो जहाँ से ये टेंजेंट गया और जहाँ से जे टेंजेंट गया, ये दो टेंजेंट गए, और इसके परपेंडिकुलर जे नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर जे नॉर्मल, तो देखो ये दोनों का सेम नॉर्मल नहीं आ रहा, तो वही कह रहा है लॉन्ग देयर कॉमन नॉर्मल, कि नॉर्मल जो होगा कॉमन होगा। तो इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट, दोनों के टेंजेंट का नॉर्मल क्या है हमारे पास, जे वाला सेम है, तो वही हमारे पास समझा रहा है, तो डायग्राम से समझा दिया, इससे जल्दी आपको समझ में आएगी चीज़। इसके बाद मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, जहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है, तो जो याद रख लो आप, एक आधी बार आया हुआ 1 मार्क में क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, लेकिन फिर भी देख लो आप क्या चीज़ है। तो मोनोटोनिसिटी होती क्या है, मिथे इसको मोनोटोनिकली बोलते हैं वैसे, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें, अदरवाइज मेजर जो जनरल टॉपिक का नाम है वो क्या होता है, मोनोटोनिसिटी होता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कह रहे कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, अगर x1 x2 बड़ा है तो उसका फंक्शन में वैल्यू पुट की तो वो भी बड़ा होगा। मान लो हमारे पास फंक्शन क्या दिया, मान लो एक दिया है 2x और एक दिया है 5x। अब इसमें अगर आप कह रहे हो कि x2 बड़ा है हमारे पास, अगर x2 बड़ा है, जहाँ x1 और जहाँ x2 कर लो। अब x2 की वैल्यू अगर बड़ी है, मान लो x2 की वैल्यू 5 है और इधर वैल्यू x1 की 2 है,
तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे ना, इसमें अगर हम 5 करेंगे पुट और इसमें 2 करेंगे तो इसके बाद जो आंसर आएगा तो वो भी बड़ा ही होगा ना, जो ऑब्वियस ही बात है। लेकिन ये मैं इसलिए लिखा क्योंकि जो इंक्रीजिंग फंक्शन के मैंने लिखी एग्जांपल। अगर जो हमारे पास कह रहा है कि वैल्यू पुट करने के बाद भी फंक्शन वही वैल्यू इंक्रीजिंग में दे रहा है तो क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह से अगर कह रहा है कि हमारे पास x1 लेस देन है और वैल्यू पुट करने के बाद x1 x2 की x2 वाली वैल्यू क्या आ जाए, कम आ जाए, मीन्स कि उलट हो जाए। इसमें यही था ना, x बड़ा था तो f ऑफ x2 भी बढ़ाया, इसमें x2 बड़ा था लेकिन क्या हो गया, x2 f ऑफ x2 स्मॉल हो गया। तो जब उलट चला गया तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर सिमिलर जा रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसके बाद डेरिवेटिव टेस्ट है, तो डेरिवेटिव टेस्ट भी वही फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट जैसे एरन में किया वही चीज़ है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और एच अप्रोच कर रहा है 0 को। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा इतनी चीज़, तो इसको भी ध्यान में मत दो आप ज़्यादा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन किया, इंक्रीजिंग के बाद हमारे पास है डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन क्या कह रहा है, एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 है, ठीक है ना, यही हमारे पास होगा ना। अगर उलट चला गया तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, लेस देन 0 में इसके नेगेटिव में जाएगा तभी होगा हमारे पास उलट, तो इसलिए हो गया। अब इसमें आप सीधी सीधी इस तरह जा सकते हो, मोनोटोनिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट है, एम होता है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स की जिसकी डिफ्रेंशिएशन की वन टाइम हम उसको डेरिवेट करेंगे तो वो क्या हो जाता है, उसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाता है। तो वन टाइम डेरिवेट किया मीन्स की उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर कह रहे 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से छोटा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कितना सिंपल हो गया, देखो क्या करना है, कोई भी फंक्शन है उसकी हमने डिफ्रेंशिएशन करनी है। तो डिफ्रेंशिएशन आपको आती है पता है, अगर डिफ्रेंशिएशन करने पर वो 0 से बड़ा है तो वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। डिफ्रेंशिएशन करने से अगर 0 से छोटा है तो वो क्या है, हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आई होप समझ में आ होगा, सिंपल वर्ड्स में यही है हमारे पास जो लास्ट 2 लाइन बोली, रिपीट करके सुन लेना नहीं तो, ठीक है। तो वही मैंने अभी जहाँ पे आपको बताया है। इसके बाद है मोनोटोनिकली एट अ पॉइंट, जब भी आपके सिलेबस में नहीं है इसको आप छोड़ दो, ठीक है। बाकी आपने करना होगा तो याद कर लेना, बस फार्मूला याद करने वाला है। जो चीज़ सिलेबस में नहीं है ना, अगर आ जाती है एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन मैं कहूँगा, अभी तक 5 क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू कहा कि छोड़ने वाले हैं, तो अगर और आ जाता है जहाँ से तो एक क्वेश्चन ये छोड़ने वाला है, 6 हो गया, जो ज़्यादा से ज़्यादा 7, ठीक है। तो 6-7 मार्क का भी मैं आपको कह रहा हूँ कि जो छोड़ने वाला है, क्योंकि जो सिलेबस में नहीं है ये लेंथी वे से होने वाले क्वेश्चन है। तो इस पर आप ज़्यादा माइंड अपना लगाने से अच्छा कि जो चीज़ आपको आती है उस पर ज़्यादा टाइम दो, ठीक है, ताकि वो चीज़ आपसे ना छूटे, उसमें आपके कन्फर्म हो जाए मार्क्स। अब देखो मैक्सिमम और मिनिमम, जहाँ से क्वेश्चन आता है कई बार कि हमारे पास मैक्सिमम दिया है और मिनिमम दिया है। अब मैक्सिमम मिनिमम भी आपको क्या होता है, एक तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम और एक क्या होता है, ग्लोबल होता है। और आपके जो सिलेबस में है ना वो अगर आएगा तो आपको लोकल ही आएगा, ग्लोबल कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए 3 से 4 पॉइंट होते हैं, उन सभी का कंपैरिजन होता है ग्लोबल में। और इतना कभी नहीं आता एग्जाम में, हमेशा 1 पॉइंट वाला आएगा आपको। और अभी तक अगर बात करें तो जे भी नहीं आया हुआ लोकल वाला भी, अगर आ जाएगा तो लोकल वाला आएगा, नहीं तो IIT लेवल का जो होते हैं क्वेश्चन वहीं पर आते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने करने होंगे तो खुद से कर लेना, अगर अदरवाइज मुझे सेंड मत करना, क्योंकि जो उस लेवल के नहीं है क्वेश्चन मास्टर कैडर के। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने नहीं करवाना इसलिए तो आप सेंड कर देना, मैं कर दूंगा सोल्व, अदरवाइज सिलेबस का नहीं है आपका, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, मैक्सिमम मिनिमम हमारे पास क्या है, लोकल पहले मैक्सिमम और लोकल मिनिमम हमारे पास होता क्या है। तो इसको डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, बाद में मैं आपको थ्योरी से समझाता हूँ क्या है। तो डायग्राम दिया भी और नोट्स में भी मिल जाएगा, जहाँ भी वैसे आपको दिख रहा होगा। तो देखो हमारे पास क्या कह रहे हैं, अगर लोकल मैक्सिमा की बात करें तो मैक्सिमा के लिए ये डायग्राम है हमारे पास। अब क्या दिया है डायग्राम में, कह रहा है कि अगर हमारे पास वैल्यू कुछ माइनस करें तो छोटी रहेगी, अगर ज़्यादा करें तो वो हमारे पास फिर भी क्या रहेगी, छोटी रहेगी। बीच वाली वैल्यू हमारे पास हमेशा बड़ी रहेगी। मान लो हमारे पास f(3) किया, f(3) किया हमारे पास, तो जो फंक्शन हमारे पास जहाँ से बन गया, ये वैल्यू जहाँ पे आके बन गया ना, तो जहाँ पे हमारे पास क्या है, f(3) वैल्यू जो 3 है। अब हमने f(2) किया, अगर f(2) किया तो वो भी नीचे आई वैल्यू, ठीक है। अगर f(4) करेंगे तो वो भी नीचे आई वैल्यू, लेकिन f(3) की हमारे पास वैल्यू टॉप पर है, ठीक है ना। तो वही डायग्राम में दिया हुआ है, देखो जहाँ पे कि मान लो ए है, अब ए कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, मैंने 3 से समझाया, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो वो हमारे पास टॉप पे जो होगी वैल्यू वो क्या है, बड़ी है। उससे अगर हम कम करते हैं कुछ या बड़ा करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वैल्यू इसका आंसर आएगा जो कम आएगा। f(a) पे वैल्यू हमेशा वैल्यू बड़ी आएगी, तो मीन्स कि जिस पे वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी वो मैक्सिमम है, जिस पे वैल्यू हमेशा छोटी आएगी वो मिनिमम है। तो इसमें क्या किया हमने, f(3) मान लो किया तो ये हमारे पास 3 जहाँ पे पॉइंट आया, अगर 4 करेंगे तो ये ऊपर चला गया पॉइंट, अगर 2 किया तो फिर भी ऊपर चला गया पॉइंट। मीन्स कि इसमें क्या हो रहा है, जब हमने उसी पॉइंट पे पॉइंट किया तो वो हमारे पास स्मॉल आ रही है वैल्यू, अदरवाइज सारी जगह पे क्या आ रही है, वो बड़ी आ रही है वैल्यू। तो हमारे पास
जो जिस पॉइंट पे हम कर रहे हैं ना, एक पॉइंट पे कर रहे हैं ना, यानी एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे अगर वैल्यू कम आ रही है तो वो मिनिमा है, उस वैल्यू पे अगर पॉइंट पे वैल्यू अगर ज़्यादा आ रही है तो वो मैक्सिमम है। ठीक है, ये तो है डायग्राम के हिसाब से। अब सिंपल देखना हमने, तो सिंपल यही मैंने आपको बताया, f(2) है। अब उस पर कोई ना कोई पॉइंट दे देंगे, जैसे 3 मैंने का बी कर लेकर चला एग्जाम्पल करिए। f(3) पर उन्होंने कहा कि जो मैक्सिमम है मिनिमम क्या है, तो आपने क्या करना है, f(2) चेक करना है, f(4) चेक करना है, मीन्स कि उससे आगे वाला पॉइंट और इससे पीछे वाला पॉइंट। अब जरूरी नहीं कि 2 3 करना, आप चाहे 1 कर लो चाहे 0 कर लो, मीन्स कि जिसमें आपको जल्दी लगता है कि एग्जाम में आपका टाइम बच रहा है। अगर 0 में करके सारा कुछ खत्म हो रहा है तो आप 0 कर लो। ठीक है, तो जिसमें आपका टाइम बच रहा है आपने वो चीज़ करनी है, अदरवाइज आपने टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे है हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या कह रहा है, ईच ना कंटिन्यू या डिफरेंशिएबल फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम अक्कर एट अ पॉइंट वेयर डेरिवेटिव इज जीरो। कह रहे कि जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट हो जाता है। अब स्टेशनरी पॉइंट में हमारे पास क्या है कि डेरिवेशन उसका जीरो होना चाहिए। मान लो हमारे पास एफ एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स कुछ दिया है हमारे पास कोई भी फंक्शन। अब फंक्शन जहाँ पे मैंने बताया कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारे कोई भी फंक्शन हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल हमारे पास होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, कोई भी फंक्शन। ठीक है ना, वो हमें कोई फ़र्क नहीं है, हमें सारी की डेरिवेशन भी आती है, सभी की कैसे करनी है। ठीक है, बाकी वो अगर नहीं आती तो आप 12th की बुक से खोलो, नहीं तो ग्रेजुएशन की। वैसे तो 12th में सारा बेसिक है डेरिवेशन का, तो वहीं से आप उसको खोलो और एक बार उसको पूरा का पूरा सोल्व करो, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा प्रैक्टिस के लिए। 12th से स्टार्ट करो, फिर ग्रेजुएशन पे जाओ अगर जाना है तो वहाँ से मान के चलूँगा मैं आपको कि डेरिवेशन आती है, क्योंकि वो सिंपल बात है, वो करवाने जाएंगे तो फिर तो बुक का पूरी डेरिवेशन एक हिसाब से देखें तो ग्रेजुएशन में पूरी एक बुक की आती है डेरिवेशन की, तो उस पर नहीं मैं जा सकता अभी, वो इतना बेसिक मान के चलूँगा कि आपको आता ही है। तो y इक्वल टू एफ एक्स मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, उसकी हमने डिफ्रेंशिएशन कर दी। ठीक है, डेरिवेशन डिफरेंशिएशन सेम बात है। तो हमने जब उसकी डिफ्रेंशिएशन कर दी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर आएगा। मान लो हमारे पास फंक्शन क्या दिया, एक्स की क्यूब दिया था, इसके डिफरेंट की तो 3x का स्क्वायर आ गया। अब कह रहा है कि हमारे पास कहाँ पे, हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा, जहाँ पे जब वैल्यू पुट करने पे जीरो आए, तो अब किस पे आएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा तभी जीरो आएगा। इसके अलावा जो मर्जी पुट कर दे जीरो आएगा नहीं, तो इसका स्टेशनरी पॉइंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास जहाँ पे 1 लिख लेते, जहाँ पे -3 आ जाए, मान लो जहाँ पे अगर फंक्शन हमारे पास बन गया 3x की स्क्वायर -3, अब हमारे पास वैल्यू क्या पुट करें, अगर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 3 - 3 जीरो आएगा, तो फिर स्टेशनरी पॉइंट क्या हो गया, x इक्वल टू 1 हो गया। तो इस तरह से जहाँ पे जीरो आ रहा है ना, तो वो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट है। ये भी आता नहीं है वैसे, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, आगे जो मैं समझा रहा हूँ वो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट की बात करें, तो क्रिटिकल पॉइंट के जो 2 प्रॉपर्टी आप याद रख लो। क्या होता है, एक तो एफ डैश एक्स हमारे पास डिफरेंशिएशन उसकी जीरो होनी चाहिए, जो मैंने ऊपर बताया आपको, क्रिटिकल पॉइंट जीरो होना चाहिए। जीरो करने के बाद हमने क्या करना है, उसकी डिफरेंशिएशन अगर डज नॉट एग्जिस्ट द पॉइंट ऑफ हमारे पास डिसकंटिन्यूस और नॉन डिफरेंशिएबल। कह रहे हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स अगर तो जीरो हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो डज नॉट एग्जिस्ट की उसकी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, मीन्स कि मास्टर कैडर में नहीं आता, तो आप अपना देखो ना, बाकी टेस्ट का नहीं देखना, तो वहाँ पे नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अब इसके बाद ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा की बात करें तो ये सिलेबस में नहीं है आपके, अगर करना है तो आप खुद कर लेना, इसमें जो भी है नोट्स आपको मिल जाएगा नोट्स में, तो वहाँ से आप कर लेना, करना होगा, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं करवाऊँगा अभी आपको। ठीक है, इसके बाद है डेरिवेशन टेस्ट, वो देखो। ठीक है, बाकी सिंपल चीज़ आप पढ़ लेना, अगर नहीं समझ में आए तो पूछ भी सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं, मैं कहूँगा कि आप मत करो तो वो सही रहेगा आपके लिए, कन्फ्यूज़ नहीं होना ज़्यादा। डेरिवेशन टेस्ट, अब डेरिवेशन टेस्ट हमारे पास होता है 2-3 डेरिवेशन टेस्ट होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे एक एक। तो क्या है, कह रहा है पॉइंट टू रिमेंबर, कि हमारे पास डेरिवेशन टेस्ट करने से पहले हमारे पास कुछ पॉइंट हमें पता होनी चाहिए, जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जंक्शन जो कुछ भी कह लो, हमारे पास वो पता होनी चाहिए। तो क्या है, एप्लीकेबल ओनली फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन, कि डेरिवेशन टेस्ट हमें तभी लगेगा अगर वो हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है ना, अगर फंक्शन हमारे पास आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है। अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो इस पर फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन कह रहे हैं कि डेरिवेशन टेस्ट तभी लगेगा अगर उसका फंक्शन जो गिवन में दिया है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो वो आपको पता है कौन कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, तो वो आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम,
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारे पास, सेकंड पॉइंट है, कह रहा है गिव पॉइंट टू ग्लोबल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। कह रहा है कि पॉइंट हमने किसको देने हैं, गिव पॉइंट टू सॉरी गिव पॉइंट टू लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। मीन्स कि हमने जो गिव करेंगे पॉइंट जो हमारे पास आएंगे ना, हमें पता है कि कुछ ना कुछ डेरिवेशन करने के बाद हमारे पास कुछ पॉइंट तो गिवन दिए होंगे, वो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा करना है। इसको ग्लोबल पे हमने जाना ही नहीं है। अब देखना है कि हमें बस लोकल मिनिमा है कि मैक्सिमा, मीन्स कि हमने मेन चेक करना है कि मिनिमा है कि मैक्सिमा, वही देखना है बस। अगर वो हो गया हमारे पास, उसके बाद फर्दर एनालिसिस इज रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। तो ये ग्लोबल वाली की हमने जाना ही नहीं है, जहाँ तक कि काफ़ी है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यही कंडीशन है कि लोकल तक की। ये हमारे पास है कि अगर दो जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती फिर थर्ड पे जाना है। तो आपके जो एग्जाम में अगर आएगा भी ना तो दो प्रॉपर्टी तक ही आएगा, थर्ड वाला आएगा ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप सिंपल प्रॉपर्टी की तरह इसको याद रख सकते हो, तीनों लाइन की वो पूछ सकता है, एक अलग से कोई दे दे और तीन जे लाइन दे दे, ठीक है ना। तो फिर आपको इसलिए पता होनी चाहिए ये चीज़। अब टेस्ट आ जाते हैं, जंक्शन हमें पता चल गई कौन कौन सी होनी चाहिए। फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट का मतलब क्या है कि इसकी डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट टाइम ही होगी बस। अगर सेकंड आ गई तो 2 बार होगी, थर्ड आ गई तो 3 बार होगी। इस तरह से मैनी टाइम्स चलती है जब मैनी टाइम्स, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए अभी बात करते हैं। कह रहे हैं एफ एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। कह रहे हैं कि अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहा है एट एक्स इक्वल टू ए पे, देन एफ फंक्शन इज मैक्सिमा। देखो कह रहे कि अगर हमने वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जा रही है, मीन्स कि मान लो हमारे पास नेचुरल नंबर हम पुट करते जाएंगे 1 2 3 4। 1 पे करने पे हमारे पास आई पॉजिटिव वैल्यू, सेकंड करने पे भी मान लो पॉजिटिव आ गई, थर्ड करने पे आ गई नेगेटिव, ठीक है ना। मीन्स की कम हो रही है वैल्यू, हमने ये चीज़ देखनी कम हो रही है, जरूरी नहीं कि नेगेटिव आए ही। अब नेगेटिव 100 पे जाके आएगी तो हमने 100 तक थोड़ा ना फिल करना है। आपने सिर्फ 2 पॉइंट लेने हैं, मान लो 2 और 3 ले लिया। 2 पे वैल्यू पुट करने पे देखना है क्या आया, जो भी वैल्यू आई है। फिर 3 पे पुट करके देखना है क्या आया। 3 वाली वैल्यू 2 से बड़ी है तो क्या हो गया मिनिमा, अगर 3 वाली वैल्यू छोटी है तो वो क्या हो गया मैक्सिमम, ठीक है ना। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव मीन्स कि अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो क्या है वो मैक्सिमा है, अगर नेगेटिव तो पॉजिटिव मीन्स कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो वो क्या है हमारे पास, वो मिनिमा है, ठीक है। तो देख लो जो ऑपोजिट चल रहा है एक दूसरे के, जो ध्यान रखना है। मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास वो डिक्रीजिंग में जाए, तो जब इंक्रीजिंग में जाए तो तब क्या होगा हमारे पास, तो तब मिनिमा होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट का इफ एक्स डज नॉट चेंज एनी साइन। कह रहे कि चेंज ही ना करे, मीन्स कि अगर कांस्टेंट फंक्शन आ गया तो कांस्टेंट फंक्शन पता है आपको कि वो चेंज नहीं होता। मान लो हमारे पास 2 ही आ गया तो 2 कांस्टेंट फंक्शन है ना। अब इसकी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो तो 0 है, पर मान लो 2x की डिफरेंस करने पे 2 आ गया तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना। अब इस पर कोई वैल्यू तो पुट ही नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते तो कांस्टेंट फंक्शन है, मीन्स कि इसका साइन चेंज नहीं होगा। जो भी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक ही साइन रहेगा, तो देन एफ इज नाइदर लोकल मैक्सिमम नाइदर मिनिमा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ मैक्सिमम मिनिमा नाइदर मिनिमा नाइदर मैक्सिमम, मैक्सिमा है जब बोथ ऑफ है, ठीक है। तो बोथ ऑफ तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। ऐसी बात आप याद रख लो, कभी भी ये नहीं है कि लोकल मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एक साथ हैं, ऐसी कुछ नहीं होता। तो 3 ही ऑप्शन बनते हैं हमारे पास, जहाँ तो क्या होगा मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, जहाँ नाइदर दोनों नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ये नहीं है कि बोथ हो सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन में आपको दे सकते हो तो इसलिए कन्फ्यूजन होगी, इसलिए बता रहा हूँ मैं। अब सेकंड डेरिवेशन, तो सेकंड में सेकंड तक देखेंगे क्या होगा। एफ एक्स हमारे पास एफ डैश एक्स 0 किया, अब 0 करने पे हमारे पास क्या आया, पॉइंट इस मैक्सिम, एक मिनट, पॉइंट हमारे पास क्या आ गया मैक्सिमम या मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा तो हमारे पास वही 1 पॉइंट से जो किया वैसे हमने मैक्सिमम मिनिमा निकाल लिया। अब कह रहे हैं उसकी डबल डेरिवेशन करनी है। डबल डेरिवेशन करनी है मीन्स कि हमारे पास फंक्शन करने पे 0 आ गया। अब डबल डेरिवेशन करनी है, अगर वो 0 से बड़ा है। अब देखो इसका उलट चल रहा है, देखो 0 से बड़ा है तो क्या आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो जहाँ आ गया मिनिमा। अगर 0 से छोटा मीन्स के डिक्रीज हो रहा है तो वो आ रहा है मैक्सिमम, ठीक है। तो सेम ऊपर जैसा, बस अब हमने डबल डेरिवेशन करके देखी। अब कह रहे हैं कि अगर डबल डेरिवेशन भी 0 आ गई तो सेकंड डेरिवेशन टेस्ट फेल हो गया। और ये क्वेश्चन सीधा सीधा आया वो, आई थिंक सेकंड डेरिवेशन टेस्ट कब फेल होता है, जब हमारे पास डबल डेरिवेशन हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब कई बच्चे कहते हैं कि हमारे पास MCQ दो, तो MCQ में यही चीज़ें करनी है। अगर आप एक एक लाइन ध्यान से पढ़ के देखो तो इसमें से एक एक लाइन में से एक एक MCQ निकल सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने जितना नोट्स दिया है ना उसको इतना डीप में पढ़ जाओ कि आपको मैं गारंटी देता हूँ कुछ 90% सिलेबस इसी में से आएगा, ठीक है ना। बाकी कहने को कुछ भी हो सकता है ना कि 10% हो सके, आउट ऑफ सिलेबस ही अगर सिलेबस में आ गया तो वो भी हमारे पास 100% है। 50 में से 140 क्वेश्चन में मेरे करवाए हुए मीन्स की मेथड से आपको आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 130, आप मैक्सिमम 130 135 का टारगेट लेकर चलो, ठीक है ना। कभी भी आपने 100 का टारगेट लेकर चलना, जितना लेकर चलोगे उससे हमेशा कम आएंगे 2-4 मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए हमेशा टारगेट थोड़ा अपनी कैपेसिटी से बड़ा लेकर चलो ताकि आप उसको
कर सको आराम से बाद में, कि उस टाइम में आपको बर्डन ना हो। नहीं तो एग्ज़ाम में अगर 100 लेकर चलोगे तो आपसे 1-2 क्वेश्चन भी छूट गए तो बाद में भी आपको टेंशन होगी और एग्ज़ाम में भी टेंशन होगी। टेंशन से वैसे जाता हुआ भूल जाएगा, तो इसलिए कूल होके देना है एग्ज़ाम। उसके बाद क्या है, हायर डेरिवेटिव टेस्ट। अब मैंने किया फर्स्ट डेरिवेशन, सेकंड डेरिवेशन, अब हायर क्या कह रहा है कि अगर हमने फर्स्ट किया, सेकंड भी जीरो हो गया, थर्ड भी जीरो हो गया, सो ऑन अप टू, मीन्स कि जब तक फंक्शन हमारे पास जीरो होता जाएगा ना, तब हम उसकी डेरिवेशन बढ़ाते जाएंगे। कर वही रहा है। एफ ऑफ 1-x किया हमने, तो उसमें हमने ग्रेटर देन जीरो था तो मिनिमा, लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा। ठीक है, इस तरह किया। अब जी अगर जीरो हो जाता तो हमने डबल किया। ठीक है, फिर डबल पे भी सेम बात थी, यही ग्रेटर हुआ तो मिनिमा, लेस हुआ तो मैक्सिमा। फिर अगर जे भी जीरो हो गया तो फिर हमने थर्ड किया। तो इसी तरह कह रहे हैं कि सोन अप टू चल रहा है तो सोन अप टू आपता नहीं, आपको डबल डेरिवेशन तक इनफ है। बाकी जनरल के लिए आपको जो कंडीशन होती है तो वो कंडीशन आप सारी याद रख के चलो। क्या होता है कि ये सारा कुछ अगर जीरो हो गया तो अगर हमारे पास n नॉट इक्वल टू जीरो होगा, पिछली बाकी सारी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यही किया था, 2 तक जीरो हो गया थर्ड पे गए, तो n-1 तक जीरो हो गया अगर, तो n पे गए हम। ठीक है ना। अब जहाँ पे गए तो हमारे पास क्या कह रहे हैं, n अगर इवन है तो इवन है हमारे पास, तो जीरो से ग्रेटर देन होगा, तो हमारे पास क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स m को मिनिमम हो गया। अगर n इवन है और हमारे पास क्या हो गया, जीरो से छोटा हो गया, तो क्या हो गया हमारे पास मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से चलेंगी चीज़ें। पढ़ लेना, 2-3 प्रॉपर्टीज़ है, नोट्स में मिल जाएंगी, आप पढ़ लेना। इसके बाद ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम आपके सिलेबस में नहीं है, मत करो। बस इतनी ही चीज़, बाकी आप नोट्स पढ़ लेना अगर पढ़ना होगा तो। वैसे आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है। ठीक है ना, तो जो चीज़ नहीं है मैं आपको नहीं करवाऊँगा, फिर भी आपको एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने किसी ने करने का, वैसे आपका किसी का दिल कर रहा हो तो। अब इसमें क्या है, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम ये तो छोड़ दो। ठीक है, आगे रोल थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ 2016 के 17 दोनों में एक बार। ठीक है ना, एक रोल थ्योरम है और एक हमारे पास 2 थ्योरम्स है। ठीक है, एक रोल थ्योरम है, एक नीचे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम दी है। तो दोनों को क्वेश्चन आया, एक बार 16 में, एक 17 में, नहीं मुझे पता, एक बार रोल से आया और एक बार लैग्रेंज से आया, और दोनों में सेम मोस्टली डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। एक स्टेप एक में ज़्यादा है तो हमारे पास वो आगे जाके बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो अगर हम देखें तो पहले लैग्रेंज आप याद रख लो, क्योंकि रोल में एक एक्स्ट्रा है पार्ट है, तो इसलिए मैं पहले लैग्रेंज समझाता हूँ। सॉरी, लैग्रेंज समझने के बाद आप रोल पे जाओ ताकि आपको पता चले क्या एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो पहले लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह रही है हमारे पास, इसको LMVT भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो हो सकता है एग्जाम में यही दे दे, कुछ पता नहीं उनके दिमाग का, क्योंकि मैंने देखा था कहीं पे उन्होंने ऐसे पूछ लिए थे, तो इसलिए मैंने इसका शॉर्टकट आपको बताया है। ठीक है, तो LMVT मीन्स की लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होती है जी। एफ भी है रियल नंबर फंक्शन है, कह रहे हैं कि 2 फंक्शन है, कोई वो तो रियल ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। उसमें से जो एलिमेंट है वो हमारे पास रियल नंबर से आ रहे हैं। इफ़ एफ इज कंटिन्यूस इन AP, कह रहे हैं कि एफ कंटिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल AB। अब जो चीज़ गिवन दी है ना, तो हमने उसकी सारी प्रॉपर्टी मान के चलना है कि वो सेटिस्फाई हो रही है। अब हमारे पास एफ कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल AB पे, तो हमें पता है इसकी 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। कंटिन्यूस कोई क्लोज इंटरवल तभी होता है अगर वो कंटिन्यूस कहाँ पे, ओपन इंटरवल पे मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई थी। फर्स्ट क्या है, ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस होने चाहिए। सेकंड क्या था, उसकी जो लेफ्ट लिमिट है हमारे पास, या लेफ्ट हमारे पास डिफरेंशिएबल वो इक्वल टू किसके होने चाहिए, राइट वैल्यू ऑफ फंक्शन के। और जो राइट लिमिट है हमारे पास वो क्या होनी चाहिए, लेफ्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये 3 हमारे पास ये दिया है कि कंटिन्यू, तो मीन्स की वो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, तो ये मान के चलनी है जी। उसके बाद एफ डिफरेंशिएबल इन AB, तो ये भी हमें दिया है। सॉरी, देन क्या कह रहा है, देन देयर इज अ नंबर C, कह रहे हैं कि कोई इस नंबर C लिया। अब C K कुछ भी लिख सकता है वो एग्जाम में, तो ऐसी बात नहीं कि आपने C लिया तो C है, K मान लो चाहे। कह रहे कोई एग्जिस्ट किया उसने नंबर C इन AB में, इसकी A और B के मान लो हमारे पास 1 और 5 दिया है, तो इसके बीच में से कोई नंबर ले लिया 2, 3, 4 कुछ भी। ठीक है ना, तो एक नंबर हमने मान लिया C जो AB के बीच में है। तो कह रहे हैं F' में इसकी हमारे पास फंक्शन ऊपर ये दिया हुआ, देखो फंक्शन दिया है, हमने क्या किया, फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन की है। उसकी डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो पॉइंट है ना C जो हमने लिया, जहाँ C इन AB, उस पॉइंट को जब हम पुट करेंगे ना उसकी डिफ्रेंशिएशन में, तो वह इक्वल टू कह रहे हैं कि इसके इक्वल आएगा किसके, एफ ऑफ बी के, मीन्स की जो राइट लिमिट है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। कह रहे कि अगर जे इक्वल टू इसके आ रही है तो कह रहेगा कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। अब ये तो थ्योरम के लिए कि स्टेटमेंट आपने ऐसे याद रखनी है। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है जहाँ से, तो क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में आपने ये दोनों चीज़ें आप भूल जाओ, उसके लिए क्वेश्चन के लिए आपने बस याद क्या रखना है, ये फार्मूला याद रखना है क्वेश्चन के लिए। अब क्या है हमारे पास, आपने एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए
माइनस बी माइनस ए याद रखना है। अब आपको वहाँ पे इंटरवल दिया होगा, जैसे ए बी दिया ना, तो वहाँ पे इंटरवल कोई दिया होगा 1 5 करके कुछ इंटरवल, तो उसमें से क्या करना, फंक्शन भी एक दिया होगा आपको, ये सारा कुछ गिवन होगा, एक फंक्शन दिया होगा, कहेगा कि जो इस इंटरवल पे जो भी हमारे पास लैग्रेंज मीन वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या होगा, एक बार तो f(5) माइनस f(1) अपॉन में 5 - 1 वो करेंगे, इक्वल टू कुछ आंसर आएगा ना, तो वही आंसर एग्जाम में पूछना उन्होंने, ठीक है ना, लेकिन फार्मूला याद होगा तो तभी होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, रोल थ्योरम। तो रोल थ्योरम मैंने कहा कि इसका एक्सटेंडेड पार्ट है। अब मान लो कि इसमें हमारे पास ये जो वैल्यू दी है, इसमें f(b) अगर इक्वल टू f(a) क्या आ गया, ठीक है ना, अगर ये दोनों इक्वल आ गए, अब देखो f(b) की जगह अगर f(a) लिख दे या a की जगह b लिख दे, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो गए, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो माइनस करने पे तो जीरो हो गया, ठीक है ना। f(b) और a अगर इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये इक्वल टू जीरो होगा, ऊपर जीरो तो नीचे भी जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा कि f' इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, पूरा जीरो के हो जाएगा। तो वही रोल थ्योरम कहती है, देखो आगे, देखो रोल थ्योरम यही कह रही है, f(x) इज रियल नंबर फंक्शन है, वही सेम चीज़ है, कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे, सेम है ऊपर वाली। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर f(a) इक्वल टू f(b) के दिया है, देन देयर एग्जिस्ट नंबर c, अब c वही नंबर रहेगा इन ए बी में, तो f' इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी अगर एग्जाम में आपको आएगा, तो एग्जाम में आपने क्या याद रखना है, रोल थ्योरम कह रहा है सेटिस्फाई हो रही, तो f(a) इक्वल टू f(b) कर देना है। अब इसमें लैग्रेंज में नहीं आप कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसमें अगर एक वैल्यू दी f(b) की, तो आप f(a) की भी वही वैल्यू मान के चलोगे, ठीक है ना। अगर दोनों की सेम वैल्यू की दी हुई है, हम खुद से मान के चलेंगे, क्योंकि वह कहेगा कि रोल थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, तो ये दोनों इक्वल मान लेंगे, एक वैल्यू दी होगी, एक हम खुद से मान लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है तो हो गया। उसके बाद हमारे पास वैल्यू जो आएगी किस पे जीरो हो रहा है, तो वो ऑप्शन से ट्राई कर लोगे आप किस पे जाके वो वैल्यू जीरो हो रही है, तो वही हमारे पास रोल थ्योरम होगी। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई थिंक जहाँ पे आया हो, तो वहाँ से मैं आपको करवा दूंगा, 15 20 सेकंड से ज़्यादा इसको नहीं लगती हैं, तो एक दो वहाँ से मैं आपको करवा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा मैंने क्वेश्चन आई थिंक MCQ होंगे नहीं मेरे पास। बाकी इसके जो ज़्यादा आते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल से आते क्वेश्चन, तो वह मैंने आपको स्ट्रेट लाइन और जो 3D ज्योमेट्री उन सभी मैंने करवा दिए हैं। बाकी इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर वहाँ से करवा दूंगा। बाकी ये हो गया। इसके बाद है हमारे पास रिजल्ट है, हमारे पास रिजल्ट क्या कह रहा है, बिटवीन एनी टू रूट ऑफ पॉलिनोमियल देयर इज एटलीस्ट वन ऑफ इट्स डेरिवेटिव। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने, पूरी सीधी सीधी पूछ सकते हैं। बिटवीन एनी टू रूट ऑफ पॉलिनोमियल कह रहा है कि कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन दी है, मान लो एक्स की क्यूब, इसके अब रूट भी हो गए। रूट क्या होते हैं, जिस पे ये जीरो हो रही होती है, ठीक है ना। अब ये तो जीरो पे ही होगा, सिर्फ हम और कोई ले लेते हैं, मान के चल लो चलो कि हमारे पास 1 और 2 दोनों करने पे क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, तो दो रूट आ गए। कह रहेगा कि दो रूट है तो एटलीस्ट वन ऑफ इट्स डेरिवेटिव, इसमें से जो 1 रूट आएगा ना, मान लो इसके बीच में 3 दिया, जहाँ जहाँ 2 आ गया बीच में, तो कह रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव ही होगा, कि इसका डेरिवेटिव करने पर वो जीरो होगा, इस तरह से होगा। तो आप पूरी पूरी स्टेटमेंट थ्योरम की तरह याद रखो, बस इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको याद रखना, तो वो आपने याद रखनी भी है चीज़, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूँ आपको। इसके बाद कर्वेचर है जो कन्वेव और कन्वेक्स, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दो, ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। बाकी नोट्स में मिल जाएगा, अगर करना हो आपने तो कर सकते हो, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास क्या कह रहा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट अब हमारे पास क्या है, इट इज़ अ पॉइंट वेयर कर्वेचर चेंज है। तो इसमें याद क्या रखना बस कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता क्या है, जहाँ पे कर्वेचर चेंज होता है, ठीक है। अब कर्वेचर क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये कर्व है ना, तो जहाँ पे ऊपर जा रहा है, जहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, तो ये होता है कर्वेचर हमारे पास, कि जहाँ से वो वैल्यू चेंज होती है। अब वो क्या हो सकती है, इस तरह कनकेव भी हो सकती है, कन्वेक्स भी हो सकती है। कनकेव में क्या होगा, नीचे जा रही है एकदम ऊपर को जाने लगी, ये ऊपर जा रही है एकदम नीचे को जाने लगी, तो ये कन्वेक्स है, मैंने बताया नहीं, बता दिया थोड़ा सा भी, बाकी पढ़ लेना आप नोट्स में होगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब याद रखो कि पॉइंट जहाँ पे कर्वेचर चेंज हो रहा है, मीन्स कि जहाँ पे अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो वो क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। मान लो इस तरह से दिया है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका, तो ये मान लो f(2) है, तो f(2) मीन्स की पॉइंट x इक्वल टू 2 हमारे पास क्या है, इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। उसके बाद डेरिवेटिव टेस्ट कह रहे हैं कि इट इज़ अ पॉइंट वेयर f(x) चेंजेस, मीन्स कि f(x) इक्वल टू जीरो हो गया ना, अगर ये तो जीरो हो गया, अगर ये चेंजेस कर रहा है, ग्रेटर देन कर रहा है, लेस देन कर रहा है, तो वो डेरिवेटिव टेस्ट है, ठीक है। तो वही मैंने बताया था, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हाई ऑर्डर सबके लिए, तो वही चीज़ है बस। इसके बाद क्या कह रहा है, एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट f(x) मीन्स की स्लोप में भी जीरो कह रहा है कि सॉरी,
इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हमारे पास स्लोप में नोट भी जीरो। क्या कहते हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हमारे पास होता है ना कि जीरो होता है, कि जहाँ पे अगर हम गए तो हमारे पास क्या होता है, अगर जीरो हो जाए तो वहाँ हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जीरो नहीं भी हो सकता जीरो, तो उसकी एग्जांपल उसने दी है साइन एक्स। ठीक है, तो जो सीधी सीधी पूछ सकता है कि कहाँ पे हमारे पास जीरो नहीं होता, तो वो साइन एक्स पे। उसके बाद क्या कह रहा है, एवरी वैल्यू ऑफ एक्स डबल डैश एक्स अगर जीरो है तो मे नोट भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जैसे मैंने कहा कि जो जीरो होने पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, तो कह रहा है कि अगर वो जीरो नहीं है, कौन सी है कि जीरो नहीं है, तो वो साइन एक्स है, जहाँ पे जीरो नहीं होने पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। अगर कह रहे हैं कि वो जीरो है तो मे नोट भी है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो जीरो होने पे भी कह सकता है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट ना हो। वैसे जनरल क्या होता है कि जीरो होने पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, अगर जीरो होने पे नहीं होने पे भी, अगर जीरो हमारे पास होने पे भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है तो वो फंक्शन क्या है, एक्स की पावर 4, जिसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपका जितना भी हमारे पास सॉरी हमारे पास इसी के साथ क्या हो गया, जो हमारे पास इसको क्या कर रहे थे, हमारे पास एप्लीकेशन। ठीक है ना, हाँ जी एप्लीकेशन कर रहे थे, तो एप्लीकेशन ऑफ हमारे पास डेरिवेटिव है जो हमारे पास, वो क्या हो गया, फिनिश हो गया है। ठीक है, तो जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, एक हमारे पास क्या आ जाता है, जो हमारे पास आ गया कि क्या बोला था मैंने, वो स्किप हो गया माइंड से मेरे। हाँ, एक तो क्या था हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से आ सकता है, अगर आपको मैंने बताया। उसके बाद जो ग्रेटर देन लेस देन है हमारे पास, मिनिमम मैक्सिमम, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी स्लोप ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, हमारे पास M1 M2 ऑर्थोगोनल, इस सभी से क्वेश्चन आ सकता है। और आपको मैं बता दूं कि ऑर्थोगोनल वाली जो मैंने प्रॉपर्टी बताई ना, वो एग्जाम में सीधी पूछी गई है। क्या होती है, M1 M2 इज इक्वल टू -1 करके। तो ये प्रॉपर्टी उन्होंने बोली थी, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर करके कुछ अलग नाम से पूछा हुआ था। ठीक है, तो वह नाम भी मैंने वीडियो में बताया था, अभी माइंड से स्किप हो गया बीच में, सारा कुछ मैंने बताया, तो एक बार पढ़ लेना आप ध्यान से। ठीक है, बाकी किसी ने अगर ज्वाइन करना हो, मोस्टली हमारा ख़त्म ही होने लगा सिलेबस, अभी न्यू बैच इसी के साथ स्टार्ट हो जाएगा जब ये फिनिश हो गया। रियली सॉरी। तो ये नंबर पे आप कर सकते हो कांटेक्ट। अगर कोई बच्चा मुझे रेफ़र करेगा किसी भी स्टूडेंट को, तो उसको पता है 500 का क्या मिलेगा, कंसेशन मिलेगा। अगर वो उसने फ़ीस पूरी दे दी है तो वो अपना दे सकता है, अकाउंट नंबर उसको वापस मिल जाएगा। नहीं तो जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें उसका 500 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी 11th-12th की ट्यूशन भी चल रही है, किसी ने अगर वो करनी है तो आपको पता वो भी कर सकते हो। 11th-12th के मैथ की क्लासेस चल रही है, किसी ने अगर आपके रिलेटिव या फ्रेंड ने लेनी हो तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतने, बाकी तो थैंक यू। बाकी अगर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।